कल मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कैसे बनाया गया, उसके क्या खास फीचर्स थे ये हम लोगों ने देखा था, उसके फंक्शंस क्या हैं ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बताने वाले हैं आपको हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिटेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कैसे कंपोजिट की गई थी, कैसे उसको बनाया गया था। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स को कैसे जो है ना इलेक्ट किया गया था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, बल्कि जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स थे उन्हीं में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, उनको चूज किया गया था, मतलब चूज भी नहीं, उनको नॉमिनेट किया गया था एक्चुअली। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, फिर मैंने आपको ये भी कहा था बच्चों कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो 47 में पार्टीशन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी 46 में बन गई थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, तो वो पाकिस्तान के मेंबर्स भी उसमें इंक्लूडेड थे, शामिल थे। और जब पाकिस्तान अलग बन गया तो जो पाकिस्तान का एरिया था वहां से जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे उनको फिर वहां से निकाला गया, उनको वहां से हटाया गया, क्योंकि जो एरिया पाकिस्तान में आ गए थे तो उन लोगों के उनके मेंबर्स को अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखना किस लिए था, अब उनको वहां से निकाला गया। तो आप देखेंगे कि एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन under the plan of 3rd June, under the plan of the 3rd June, as a consequence of the partition, under the plan of 3 June 1940, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of the Constituent Assembly. So, the numbers in the assembly were reduced to 299, of which 284 were actually present at the time of 26 November 1949, when the Constitution was ready. So, in this way, the Constitution was framed against the backdrop of violence against the partition of India, dear students, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था तो उस सिचुएशन में उस समय पर भी हमारे देश में वायलेंस चल रही थी, न केवल हमारे देश में, पाकिस्तान में भी, और शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वाज गोइंग ऑन। इस वायलेंट सिचुएशन में
पार्टीशन के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन बना। दिस वॉज ग्रेट अचीवमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड to a new conception of citizenship where not only would minorities be secure, but religious identity would have no bearing on citizenship rights. इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। ऐसी सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, और इस सिचुएशन में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि न केवल जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, बल्कि जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको भी सुरक्षित रखा जाएगा। माने माइनॉरिटी ग्रुप्स को रिलीजियस बेसिस पर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, उनके राइट्स जो है वो रिजर्व रहेंगे, उनके राइट्स प्रिजर्व किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखा गया। अब देखेंगे कि but this account of the composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. अब ये तो हमने देख लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि although the members of the assembly were not elected by universal suffrage, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू इलेक्ट नहीं किए गए थे, दे वर जस्ट नॉमिनेटेड, उनको सिर्फ नॉमिनेट किया गया था। देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब इस बात को कैसे प्रूव किया जाए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ माइनॉरिटी ग्रुप्स भी थे, ट्राइबल्स भी थे, किसान थे, और हाई प्रोफाइल जो क्लास है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सबके रिप्रेजेंटेटिव्स, तभी तो सबके राइट्स प्रिजर्व होंगे, तभी तो सबके राइट्स को सुरक्षित रखा जाएगा। तो ऐसा करने के लिए जरूरी ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे दे वर नॉट इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सफरेज। तब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि सभी क्लासेस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। Members of all religions were given representation under the scheme described above. In addition, the assembly had 26 members. In addition, the assembly had 26 members from what were then known as the scheduled classes. In terms of political parties, the Congress dominated. देखो कि उस समय पर जिनको हम कहते थे कि जो शेड्यूल क्लासेस के मेंबर्स हैं, शेड्यूल क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन है, उनके भी मेंबर्स हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे थे, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड अदर देन दिस वह और भी मेंबर्स ऐसे थे कि हम कह रहे हैं ना कि कांग्रेस का डोमिनेशन था उस समय पर, क्योंकि कांग्रेस वाज द ओनली नोन पॉलिटिकल पार्टी टू द पीपल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो कांग्रेस का डोमिनेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के मेंबर्सों की संख्या सबसे ज्यादा थी। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि कांग्रेस के मेंबर सबसे ज्यादा थे तो उसमें गलत कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मेंबर्स तो बेशक उसमें जो है ना कांग्रेस के सबसे ज्यादा थे, लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि जो है ना लेकिन उसमें एक अच्छी बात क्या थी, उसमें एक पॉजिटिव बात क्या थी? उसमें एक पॉजिटिव बात ये थी कि कांग्रेस तो खुद ही एक बहुत बड़ी डाइवर्स पार्टी थी। कांग्रेस तो खुद ही एक डाइवर्स पार्टी थी। डाइवर्स पार्टी कैसे? कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल रिच, पुअर, ऑल क्लासेस, ऑल कैटेगरीज, ऑल कम्युनिटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम ये कहते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेशन था वहां पर, तो इट हैज नो हार्म
विद डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, यहाँ पर हम कहेंगे कि whatever the decisions were taken by the framers of the constitution, they were taken on the basis of discussion, on the basis of debates. किसी की आवाज को यहाँ दबाया नहीं गया था, किसी को ऐसा कोई नहीं था कि जिसको यहाँ पर बोलने का राइट नहीं था। कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी मुद्दा हो, उस पर जो है सभी लोगों को बोलने का राइट था। And after all debates and discussions, finally the decision was taken. तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न केवल सबकी रिप्रेजेंटेटिव थी, बल्कि डिसीजंस वर नॉट टेकन बाय फ्यू पीपल। कुछ लोग डिसीजन नहीं ले रहे थे। All people were engaged in decision making process and the decisions were taken with the discussions and the debates. The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly representative. देखो, हम कहें कि it was a perfect representative body, तो वो थोड़ा गलत होगा। हम कहेंगे it was a representative body, है ना? अब कहेंगे कि it comes from the procedures it adapted the frame to frame the constitution and the values its members brought to their deliberations. While it and in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as representatives of their own identity or community. Each member deliberated upon the constitution with the interests of the whole nation in mind. मतलब कहने का ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी मेंबर अगर किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो सिर्फ वो ये बात का ध्यान नहीं रखेगा कि उसके अपनी क्लास या अपने सेक्शन का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। तो उसको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि interest of the nation is more important than the interest of a particular class. There were often disagreements amongst members. जब disagreement होता था तो फिर क्या करते थे, फिर एक दूसरे को कन्विंस करते थे, डिस्कशन करते थे, बातचीत करते थे, डिबेट करते थे, और उसके बाद जो है ना फिर फाइनली जो है ना वो किसी नतीजे पर पहुंचते थे। There were legitimate differences of principle and the differences were many. डिफरेंसेस भी होते थे आपस में, डिफरेंसेस होते थे। देखो ये जो वाला टॉपिक है ना कि कैसे डिसीजन लिए जाते थे और किस तरीके से जो है ना डिस्कस किया जाता था। 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में, उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डिसीजन जो है वो लिए जाते थे। जब डिफरेंसेस होते थे, अलग अलग लीडर्स की, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स की अलग अलग जो है ना राय होती थी, ओपिनियंस होती थी, फिर फाइनली किस तरीके से डिसाइड किया जाता था कि क्या सही है और क्या गलत है। कैसे तय किया जाता था कि कौन सा डिसीजन जो है वो ज्यादा सही है और किस डिसीजन से जो है ना इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा सकता है या इंडिया के इंटरेस्ट जो है ना वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑल व्हाट शुड बी द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। देन व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी के क्या पावर्स होंगी। देन शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स। देखो इनिशियली हमारा जो प्रॉपर्टी का राइट था ये एक फंडामेंटल राइट था इंडिया का, बाद में लेकिन हमने इस राइट को डिलीट किया था, बाद में हमने इस राइट को चेंज किया था, इसको खत्म किया था, ठीक है। Only one provision of the Constitution was passed without virtually any debate, the introduction of universal suffrage. एक ऐसा मुद्दा था यूनिवर्सल सफरेज वाला। क्या मतलब है इसका कि एवरी पर्सन हु वाज 21 और अबव 21 इयर्स ऑफ एज उसको वोट देने का राइट था और इस पर कोई बहस नहीं हुई थी। एवरीवन वाज रेडी, सब इस बात के लिए सहमत थे।
सब लोगों ने मिल करके, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कितनी भी इनकम हो, कोई भी पोस्ट पर हो, सबको इक्वल राइट जो है वो दिया गया था वोट देने के लिए. So while the members felt no need at all to discuss the issue of who should have the right to vote, every other matter was seriously discussed. इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था बिकॉज सब लोग सहमत थे इस बारे में, ठीक है. लेकिन बाकी के जो मैटर्स थे उसमें बहुत सीरियस डिबेट्स चली थी. सीरियसली इट वाज वुमेन्स को डिबेटेड. भी मिला था। हाँ हाँ बेटा, आप बोलो. वुमेन्स को भी मिला था तब। गवर्नमेंट तो थी कहाँ यहाँ पर बेटा? गवर्नमेंट तो हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट थी. इलेक्शन तो पहला हुआ ही नहीं था अभी. जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसके बाद ही तो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था. 1951 में हुआ था हमारा पहला इलेक्शन. इंडिया में पहला इलेक्शन जो था इंडिया के फ्री होने के बाद में, वो अभी तक यहाँ पे कोई इलेक्शन हुआ नहीं है. इलेक्शन होगा 1951 में, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे जाकर के. ठीक है. अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे अपना काम कर रही थी. जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 जनवरी 1950 को एडप्ट किया था, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस तरह से काम कर रही थी. एंड दो हमारा देश फ्री 47 में हुआ, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहले बनी थी और वो पहले से हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी. दिस इज इम्पोर्टेंट. आपको ये बात समझनी है और ये समझना है आपको कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय पर हमारे देश में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी कैटेगरीज के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वो अपने अपने कैटेगरीज का या अपनी कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते थे और आपस में डिबेट करते थे, आपस में डिस्कस करते थे. मैं आप लोगों को बताऊंगी, सपोज करो माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल पीपल हैं, फार्मर्स हैं, इनके सबके रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. और इसीलिए जाती थी, डिस्कस किया जाता था कि कहीं किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कैटेगरी के लोगों के साथ कोई इनजस्टिस ना हो. ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? The Constitution drew its authority from the fact that the members of the Constituent Assembly might call public reason. एक तो आम तौर पर पब्लिकली उनका क्या व्यू है, फिर पर्सनली देखा जाएगा. सपोज करो हम एक बात कह रहे हैं और सारी क्लास के लिए हम एक बात कर रहे हैं. अब किसी एक बच्चे के बारे में अगर हमें बात करनी हो तो हम वो बच्चा ही तो बता सकते हैं ना अपने बारे में बेटर. हम जब एक मत बात करेंगे तो जब हम होल क्लास को एड्रेस करेंगे, फिर एक सिंगल बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, एक सिंगल कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम है, वो तो वही बताएगा. फिर डिस्कस किया जाएगा कि उसके क्या हानि है, क्या लाभ है, उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं. द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्लेस्ड ए ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एंड रीजन्ड आर्ग्यूमेंट. और जो आर्ग्यूमेंट होते थे ना वो बिल्कुल तार्किक होते थे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किए जाते थे कि न किसी को फायदा हो न किसी को नुकसान हो. They did not simply advance their own interests, but gave principal reasons to other members for their positions. अब जिस राय पर वो राय रखते थे, राय मतलब ओपिनियन, जो ओपिनियन वो रखते थे, उस ओपिनियन को डिस्कस करना होता था कि उनकी ऐसी ओपिनियन क्यों है. अब एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ट्राइबल पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो ये कहते थे कि जो ट्राइबल पीपल है उनको जो है ना विशेष अधिकार मिलने चाहिए. तो वो ये क्यों कहते थे? वो इस बिहाफ पर कहते थे कि जो ट्राइबल पीपल थे दे वर सफरर्स, दे वर द लूजर्स, है ना, उनका नुकसान हुआ था, उनको जो है ना उनको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, तो डेवलपमेंट के रास्ते में वो बहुत पीछे थे. और जब तक उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाएगा तब तक जो है उनका डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगा. तो ये कौन तय करेगा? ये जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वही तो डिस्कस करेंगे, लॉजिकली वही तो बताएंगे ना कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल पीपल. The very act of giving reasons to other makes you move away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to others to make them go along with your viewpoint. जब हम कोई लॉजिक देते हैं, जब हम अपनी किसी बात को सामने रखते हैं, जब हमने एक बात सामने रखी, ठीक है, उसके बाद फिर
50 लोग जो है ना हमें उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तब हम कन्विंस होते हैं कि हाँ ये सही है और ये बात गलत है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें तभी सामने आएंगी ना जब हम डिस्कस करेंगे ओपनली, सीरियसली। द वॉल्यूमिनस डिबेट्स इन द वॉल्यूमिनस डिबेट्स का मतलब क्या है कि डिबेट बहुत ज्यादा डिबेट्स की जाती थी। आप खुद सोचो, 2 साल 18 महीने, 2 साल 11 महीने 18 कम नहीं होते हैं, इतना लंबा टाइम। कितनी बार मीटिंग हुई, कितनी बार डिबेट हुई, ये आप समझ सकते हैं। These debates deserved to be memorialized is as one of the most significant chapters in the history of constitution making. कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि डिस्कशन होना, डिबेट होना, लॉजिकल बातें होना, रीजंस देना, फिर किसी एक कॉमन बात पर, किसी एक कॉमन डिसीजन पर पहुंचना। कॉमन डिसीजन पर माने कि सबकी बातें सुन करके फिर एक कॉमन डिसीजन होना, ये इम्पोर्टेंट था। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज एम्फेसाइज्ड इन द mundane procedures of the assembly as well. The constitution assembly had 8 major committees on different subjects. 8 important committees बनाई गई थी अलग अलग subjects पर। वो कौन कौन सी committees थी? यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अंबेडकर चेयर दीज कमिटीज। ये जो मेंबर्स थे ना बेटा, इन मेंबर्स ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। दोबारा नाम सुन लो इनके, ये इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे भी। जवाहरलाल नेहरू 1, राजेंद्र प्रसाद 2, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो 2। तीसरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे उस समय पर। और तीसरे थे मौलाना आजाद और फिर थे अंबेडकर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि दीज वर नॉट मेन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मेनी थिंग्स। आपको क्या लग रहा है कि जब हम कुछ डिस्कस करते हैं तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी से किसी बात पर जो है ना एग्री नहीं करते हैं, वो रीजन देते हैं, वो लॉजिक देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं? जब रीजन देते हैं फिर क्या होता है कि फिर जो है ना हम एक दूसरे को फिर कन्विंस करते हैं, एक दूसरे को फिर समझाते हैं। accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled castes. अब देखें कि भीमराव अंबेडकर, who was the president of the drafting committee, constituent drafting committee, एंड शेड्यूल कास्ट्स के राइट्स को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा जो है ना वो अवेयर थे, अलर्ट थे। और उन्होंने यहाँ पर इस बात पर ध्यान रखा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल क्लासेस के अपलिफ्टमेंट को ध्यान में रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए। Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly. पहले तो हर जो कमेटी थी ना वो अपने अपने जो है ना डिसीजंस तय करती थी, प्रोविजंस बनाती थी, उसके बाद फिर बाद में उनको डिस्कस किया जाता था। यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच अ कंसेंसस, और फिर बाद में जो है ना एक जब डिबेट की जाती थी ना तो फिर फाइनली जो है ना वो एक सहमति पर पहुंचा जाता था, ताकि किसी को हर्ट ना हो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि उनको जो है ना इग्नोर किया जा रहा है या उनको जो है ना इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। But in each instance, every single argument, query or concern was responded to with great care and in writing. ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि हर एक के जवाब जो है वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से दिए जाते थे और लिखित में दिए जाते थे।
राइटिंग में दिए जाते थे, ओरली नहीं दिए जाते थे, राइटिंग में दिए जाते थे जो है ना उनके जवाब, ताकि जो है ना उनको बाद में भी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बाद में अगर कोई देखना चाहे, बाद में कोई अगर समझना चाहे, बाद में कोई सुनना चाहे, बाद में कोई जांचना चाहे तो उसको देख सकता है। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन में 166 डेज मीटिंग चली, spread over 2 years and 11 months. Its sessions were open to the press and public alike. और जब इसके सेशन चलते थे ना, जब मीटिंग होती थी तो उसमें प्रेस भी आती थी, लोग भी आते थे, लोग इनकी डिबेट को सुनते थे। प्रेस जो है ना, प्रेस माने जो मीडिया है, मीडिया जो है ना वो उसको भी अलाउड था, वो भी इनके बारे में लिखा करते थे। अब और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताऊंगी आपको, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसका क्या मतलब है? अब चलेंगे हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो कैसा था। हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उनका उद्देश्य था कि इंडिया को फ्री करवाना है। इंडिया का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो एक्सक्लूसिवली पूरे कंट्री के हितों से जुड़ा हुआ था, इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं इंडिया के, तो हम किसी कम्युनिटी के फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, वी टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ द होल नेशन। एंड फॉर द इंडिपेंडेंस, फॉर द सेक ऑफ द इंडिपेंडेंस, टू अचीव इंडिपेंडेंस, ऑल पीपल, ऑल कम्युनिटीज, ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स, सभी पूरे देश में, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हों, कोई भी कल्चर को बिलोंग करते हों, कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हों, एवरी पीपल from the every corner of the country participated in the nationalist movement। बिना इस बात का ध्यान रखे कि वो किस जाति, किस समूह, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको सिर्फ अपनी आजादी से मतलब था, उनको सिर्फ देश की आजादी से मतलब था। वो सिर्फ देश की आजादी चाहते थे, वो किसी कम्युनिटी की आजादी नहीं चाहते थे। वो अब पूरे हिंदुस्तान को, पूरा हिंदुस्तान उनका अपना राष्ट्र था, वो अंग्रेजों से उसको छुड़ाना चाहते थे, अंग्रेजों से उसको बचाना चाहते थे। तो ये हमारी विरासत थी, ये हमारी विरासत थी कि जो हमने फ्रीडम के टाइम पर, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जो है वो नोटिस की थी। और ये जो फ्रीडम के टाइम पर हमारी विरासत थी, इसको हम बरकरार रखना चाहते थे कि जो विरासत हमने, जो हमने एग्जाम्पल सेट किया है स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए, वही एग्जाम्पल हम स्वतंत्रता को हासिल करने के बाद भी बरकरार रखें। माने यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये जरूरी थी। इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए, यूनिटी बनी रहनी चाहिए कंट्री की। हम चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी क्लास के हों, किसी भी रीजन के हों, लेकिन अबव ऑल वी ऑल आर इंडियंस। इसको जो है ना ध्यान में रखा जाए। और ये एक एग्जाम्पल हमने फ्रीडम स्ट्रगल में शो किया था। तो इसी जज्बे के साथ में अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एडॉप्ट कर रहे हैं। But no constitution is simply a product of the assembly that produces it. An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles of the Constitution. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जो है पूरी तरीके से इम्पार्शियल होकर के, पूरी तरीके से जो है ना डाइवर्सिटी को ध्यान में रख करके काम कर पाए। ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हमारा इतिहास जो है ना एक न होता, हमारे ऐतिहासिक अचीवमेंट्स थी, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट किसी एक क्लास की कोई बात नहीं की थी। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रगल था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विरासत, जो हमारी यूनिटी को शो करती है। आप लोगों ने अभी जो 10th क्लास में पढ़ा है, उसमें आपने बाद में जो चैप्टर पढ़ा होगा नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसमें आपने कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में पढ़ा होगा। उस कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में आपने यही पढ़ा था कि पूरा देश जो है ना, इस देश अगर कुछ भी है वो हमारा सबका है।
एक कम्युनिटी का नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर के और जो है ना साउथ में कर्नाटक और ईस्ट देश जो है ना, वो भी स्टेट का कोई चाहे लैंग्वेज बोलने वाला किसी रीजन को वाला हो, हम पूरी टेरिटरी में रहने वाले लोग पहले इंडियंस हैं। In a constitution was giving concrete shape and form to the principles it had inherited from the nationalist movement. तो हमने nationalist movement से जो विरासत प्राप्त की थी, हमारी constituent assembly उसको prove करती थी। For decades preceding the promulgation of the constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the constitution. The shape and form of government India should have, the values it should uphold, the inequalities it should overcome, answers posed to those debates were given their final form in the constitution. Perhaps the best summary of the principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution. Objective resolution का क्या मतलब है भाई? Objective resolution का मतलब है कि the very first day when the Constituent Assembly was addressed by Jawaharlal Nehru, तो हमने अपना objective resolution पास किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे हमारी रिजोल्यूशन क्या है, हम कौन से गोल्स अचीव करना चाहते हैं व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग व्हिच वाज एड्रेस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the Objectives Resolution moved by Nehru in 1946. This resolution was encapsulated the aspirations and values behind the Constitution. What the previous section terms as substantive provisions of the Constitution is inspired by and summed up by the values incorporated in the Objective Resolution. अच्छा, इसके आधार पर हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब फॉर्म किए गए थे। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि कितना चैप्टर और रह गया है। हाँ, बस इसमें जो है थोड़ा ही रह गया है अभी चैप्टर हमारा। कल का हम थोड़ा सा टाइम और लगा लेंगे इसमें, और फिर कल मैं आप लोगों को जो है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का लिंक भी दे दूंगी, उसमें से आप इसे कर लेंगे। और कल में आप लोग ये टॉपिक तो हमारा थोड़ा सा ही रह गया है, फिर इन ऑल मैं आप लोगों को कल थोड़ा रिवाइज करा दूंगी। और एक काम, हाँ, कल आप लोग अपनी बुक लेके बैठिएगा, मैं आप लोगों से रीडिंग भी करवा लूंगी, थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करने को है, मैं आपको रीडिंग करवा दूंगी। बुक लेके बैठना, बच्चा अपना जो है ना वीडियो ऑन करेगा और फिर मैं आपको देखूंगी भी, और आप इस बार इसकी रीडिंग भी कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ बच्चों, आप लोगों ने ना जो मुझे काम सबमिट किया है वो सभी बच्चों का काम मेरे पास नहीं आया है। मेरे पास हालांकि 5-6 बच्चे जो है उनका काम आ गया है, 6-7 बच्चों का है, मैं नाम बता देती हूँ आपको। और आप लोग बाकी के बच्चे जो है ना वो भी मुझे अपना काम सबमिट करेंगे। तो आप लोग एक मिनट देखेंगे